नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके लिए प्रत्येक कर्मचारी इस संबंध में जानकारी चाहता है कि इंटर रेलवे ट्रांसफर, ये इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर, उसमें क्या नियम है, क्या शर्तें हैं जिसके आधार पे वो हो सकता है उनका ट्रांसफर। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों को इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में नियम सही से नहीं पता होने के कारण उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी फाइलें रुक जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कि उनकी फाइलें क्यों रोकी गई हैं। उसी संबंध में आपको मैं बताऊंगा नियम के साथ कि किस नियम के तहत क्या किया गया है, और उसके बारे में पूरा विस्तार आपको लिंक में भी दे दूंगा मैं कि कौन कौन से सर्कुलर हैं। उस सर्कुलर को आप जो है रेलवे बोर्ड के वेबसाइट में जाकर देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मैं हमेशा अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो मूल सर्कुलर है उस सर्कुलर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हर रेलवे, हर डिवीजन अपनी तरफ से उसको इंटरप्रेट करती रहती है। इस संबंध में आप लोग संबंधित रेलवे, वहां की जो भी पद्धति है उस पद्धति के अनुसार आपको काम करना है। आपका ट्रांसफर म्यूचुअल जो भी नियम है वहां के अनुसार काम करते हैं। एक उस रेलवे के, वहां के अधिकारियों के विवेक के ऊपर वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हर रेलवे के, हर डिवीजन के, हर ऑफिस के भी बहुत सारे नियम से हैं। वो जब तक क्लियरफाई नहीं हो जाते हैं तब तक सब लोग अपने विवेक से उपयोग करते हैं उसको। इसलिए इस जो मैं बता रहा हूं इसके आधार पे आप कहीं दूसरी जगह पे इसको उपयोग नहीं करेंगे, आप अपने समझने के लिए करेंगे। मैं आपको नियम दे दूंगा, नियम बता दूंगा, और नियम के अनुसार आप अपना जो भी है वो अपना पत्राचार करिएगा जैसा भी है। यदि उस नियम के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए और संबंधित रेलवे से, ये जहां आप म्यूचुअल चाहते हैं, जहां से फाइल मूव होनी है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटर रेलवे जो ट्रांसफर होता है, कोई कर्मचारी जब मान लीजिए प्रयागराज डिवीजन से दानापुर जाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको क्या काम करना है, कैसे उसका ट्रांसफर होगा, और उसके लिए क्या शर्तें, योग्यता होनी चाहिए ट्रांसफर के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक ही चीज आपको याद रखना है कि आप जिस पोस्ट पे हैं और इंटर रेलवे ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उस पोस्ट की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी है, मतलब कहने का जो आरआरबी से आते हैं कर्मचारी, कैंडिडेट, उनके बराबर आपकी योग्यता होनी चाहिए एज पर रोल। मान लीजिए आप गुड्स गार्ड हैं और गुड्स गार्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप ग्रेजुएट हों, जो कि मिनिमम डायरेक्ट की क्वालिफिकेशन है। यदि आपके पास आप ग्रेजुएट नहीं है, आप प्रमोट होके गुड्स गार्ड बन गए हैं, तो उस कंडीशन में आप इंटर रेलवे ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आप सीनियर क्लर्क में हैं वर्तमान में और दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो सीनियर क्लर्क के लिए आपको न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है वो होनी चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपको जो जूनियर क्लर्क की एलिजिबिलिटी यदि आप फुलफिल करते हैं तो वहां पे आप जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी इंटर रेलवे ट्रांसफर लेंगे आप, तो वहां पे जो डायरेक्ट की रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने फॉर्म भर भी दिया, जो एबीसी फॉर्म आते हैं वो आपने भर भी दिया, आपने फॉरवर्ड करवा के डिवीजन ऑफिस में जमा भी कर दिया, तो वहां से वो फॉरवर्ड नहीं होगा। तो कहने का मतलब फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जानबूझ के रोक ली गई है, या जो भी कारण आपको लगेगा आप अपने से जो है उस कारण को बनाएंगे। परंतु सच्चाई यही है कि जब तक न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपको उस ग्रेड में नहीं होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तब तक आप नहीं जा सकते हैं। इंटर रेलवे ये जो ट्रांसफर होता है वो इंटरमीडिएट ग्रेड में नहीं होता है। मान लीजिए आप पैसेंजर गार्ड बन गए हैं, तो आप पैसेंजर गार्ड से में नहीं जा सकते हैं, आपको जाना है गुड्स गार्ड में ही। कहने मतलब जहां भी इंटर रेलवे ट्रांसफर का या आपको जो ट्रांसफर का आता है रोल इंटर रेलवे, वहां पे आपको जहां पर डायरेक्ट की पोस्ट होगी
और डायरेक्ट की एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हैं क्वालिफिकेशन, तभी आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। इंटर रेलवे ट्रांसफर का एक ही सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो आप सीनियरिटी पे जाएंगे तो वहां पे सबसे बॉटम में आपको सीनियरिटी मिलेगी, एक प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन सीनियरिटी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। एमएससीबी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपकी जो 10 साल या 20 साल जैसे भी है ट्रेनिंग को छोड़कर वहां से आपको मिलेगी एमएससीपी में, ठीक। ये रहा आपका इंटर रेलवे ट्रांसफर का रोल। इंटर रेलवे ट्रांसफर में एक और कंडीशन है कि 5 वर्ष जब तक आपकी रेल सेवा नहीं हो जाती तब तक आप इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिसमें से कुछ रोल कर्मचारियों के कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनको कि 5 वर्ष से छूट दी गई है, 5 वर्ष से पहले भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि विडो जो कि कंपनसेशन ग्राउंड पे आती हैं, वो 5 साल के पहले अप्लाई कर सकती हैं ट्रांसफर के लिए। उसके अलावा आपके जो म्यूचुअल है, म्यूचुअल आप दोनों एक दूसरे से कर सकते हैं, उसके लिए 5 साल की बाध्यता नहीं है। जो स्पाउस ग्राउंड पे मान लीजिए कोई कर्मचारी इलाहाबाद में है, उसकी पत्नी दानापुर में काम कर रही है, तो उस कंडीशन में कर्मचारी यदि दानापुर जाना चाहता है, स्पाउस ग्राउंड में उनकी पत्नी भी सरकारी जॉब में होनी चाहिए, वहां से सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि इनकी पत्नी जो है इस पोस्ट पे यहाँ से काम करते हैं, उनका पूरा सर्विस डिटेल रहेगा, उसके आधार पे अप्लाई करेंगे तो 5 साल के पहले उनको जो है बेनिफिट दे दिया जाए, 5 साल के पहले वो अप्लाई कर सकते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए। उसके अलावा कोई हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉय है जो हैंडीकैप्ड कोटे में आया है या हैंडीकैप्ड है, तो वो भी 5 साल के पहले अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा एक और कंडीशन है कि कोई ऐसा भी है जिसको कि अपने बच्चे की देख रेख के लिए, जो हैंडीकैप्ड है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, उसको अटेंशन जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस कंडीशन में भी ये सब चीजें छूट दी जा सकती है। ये रेलवे बोर्ड के सर्कुलर है, इस सर्कुलर में स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन 5 साल की हो गई इंटर रेलवे ट्रांसफर। अब मैं आता हूं म्यूचुअल के लिए। इंटर रेलवे ट्रांसफर में एक चीज और है कि पहले आप सुनते थे कि पहले मुख्यालय जाते थे आपके एप्लीकेशन डीआरएम साहब से होके, और फिर मुख्यालय से संबंधित मुख्यालय जाते थे, मुख्यालय से फिर उस डिवीजन या वर्कशॉप जाती थी, परंतु अब नियम बदल गया है। अब डायरेक्ट डिवीजन टू डिवीजन फाइल मूव हो जाएगी, ठीक है, जोन टू जोन मूव हो जाएगी। कहने मतलब जहां पे जिसको जाना है सीधा उसी डिवीजन में या उसी यूनिट में सीधा जो है एप्लीकेशन पहुंचनी है। अब जो हेडक्वार्टर का रोल रहता था बीच में, वो खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसका कोई भी रोल इस ट्रांसफर पे नहीं है जब तक कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन ना हो ट्रांसफर को रोकने के लिए। वो सारी शर्तें आपकी म्यूचुअल ट्रांसफर पे आती हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब है कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से अदला बदली करना। मान लीजिए एक जूनियर क्लर्क प्रयागराज में है और एक जूनियर क्लर्क कहां पे आपका है, दानापुर में, दोनों आपस में म्यूचुअल लेते हैं, मतलब कहने का दानापुर वाला इलाहाबाद आना चाहता है, इलाहाबाद वाला दानापुर जाना चाहता है, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। आपसी सहमत से दोनों लोग जो है अपना कार्यस्थल, अपना जो डिवीजन बदलना चाहते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। उस कंडीशन में कर्मचारी की जो सीनियरिटी है वो लॉस नहीं होती है, लेकिन जो जूनियर कर्मचारी होता है उसके बराबर ही सीनियर को जो है सीनियरिटी दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप इंटर रेलवे ट्रांसफर पे आप जब जाना गए थे, मान लीजिए आपकी 10 साल की नौकरी हो गई थी और जो आज कर्मचारी भर्ती हुआ तो आपको उसके नीचे ही जाना पड़ेगा जैसे ज्वाइन किए, और वहां पे आपको 10 साल का बेनिफिट नहीं मिलता। परंतु म्यूचुअल ट्रांसफर में एक कर्मचारी को 10 साल हो गए, दूसरे कर्मचारी को 5 साल नौकरी हुई, मतलब उस जूनियर क्लर्क में, तो जो जूनियर क्लर्क जो 5 साल वाला है, प्रयागराज मान लीजिए दानापुर में 5 साल की नौकरी वाला कर्मचारी कर रहा है काम, और प्रयागराज में 10 साल की नौकरी वाला, तो प्रयागराज का जो एम्प्लॉई आपका जाएगा दानापुर में, तो वहां पर उसको सिर्फ 5 साल का बेनिफिट मिलेगा सीनियरिटी का, और उसको जो जूनियर है उसको पूरा 5 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि म्यूचुअल में यह सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा है कि 5 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कभी भी लगा सकते हैं।
अब हम आते हैं जो मेन शर्त है जिसके लिए बहस होती है, डिवीजनों में क्लर्कों के साथ लोग झगड़े भी करते हैं, कंप्लेन भी आती है। उस संबंध में आपको मैं पूरा नियम जो है उसके साथ में बता रहा हूं, आप समझिए बात को। म्यूचुअल ट्रांसफर में अभी नए सर्कुलर के आधार पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग गया था, पहले ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, परंतु ये जब रोस्टर की बात आई तो रोस्टर के कारण बहुत सारे रोस्टर डिस्टर्ब हो गए, लोगों को प्रमोशन में दिक्कतें आने लगी। तो इसे केरल हाई कोर्ट में जो है एक केस चला, जिसके आधार पे रेलवे बोर्ड ने बहुत सारे नियम बदल दिए। कहा कि नियम आपको मैं उसमें लिंक में दे दूंगा, और लेकिन मैं आपको सीधे सीधे तर्क जो है उसके आधार पर समझाता हूं। मान लीजिए एक कर्मचारी एसएससी है, एसएससी इलेक्ट्रिकल है, और दूसरा दानापुर का भी एसएससी इलेक्ट्रिकल है, और दोनों आरआरबी से भर्ती हुए हैं और दोनों जनरल कैंडिडेट हैं। दोनों जनरल हैं, दोनों आरआरबी से भर्ती हुए हैं, दोनों आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। पहली शर्त। जनरल में ओबीसी भी शामिल है, ओबीसी जनरल के साथ, जनरल ओबीसी साथ, ओबीसी ओबीसी के साथ, क्योंकि डायरेक्ट में इनके वो है, उसके अलावा प्रमोशनल कोटा में इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए जनरल ओबीसी, ओबीसी जनरल दोनों सेम है। यही एसएससी प्रयागराज में एक एसएससी है जो कि प्रमोट होकर एसएससी बने हैं, और जो दूसरे हैं दानापुर में वो डायरेक्ट एसएससी आए हैं, दोनों जनरल हैं। परंतु जो इलाहाबाद प्रयागराज में आपके जो एसएससी बने हैं वो डायरेक्ट एलिजिबिलिटी एसएससी के लिए जो डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री नहीं है, वो जेई से जो है एसएससी बने हुए हैं। उस कंडीशन में दोनों का म्यूचुअल नहीं होगा, दोनों का म्यूचुअल नहीं होगा। यदि डायरेक्ट कोटे के जो कर्मचारी दानापुर का है ये जूनियर इंजीनियर में आना चाहते हैं, तभी दोनों का आपस में जूनियर इंजीनियर में होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी के अगेंस्ट। तीसरी शर्त है, एक एसएससी आपके प्रयागराज में एससी है, दूसरे एसएससी आपके दानापुर में है, वो भी एससी हैं, दोनों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत भर्ती हुए हैं, दोनों का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। एक एसएससी आपके दानापुर में है, एससी हैं, प्रमोशनल कोटा में है, प्रयागराज में एससी हैं, एसएससी हैं, प्रमोशनल कोटा में है, दोनों का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे ही रोस्टर डिस्टर्ब होता है उस कंडीशन में क्या है कि आपको कम्युनिटी चेक करनी है, और कम्युनिटी यदि दोनों सेम नहीं है तो सीधी सी बात है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कोटे के अंतर्गत आपको म्यूचुअल एक्सचेंज मिलेगा, और जब तक डायरेक्ट वो क्वालिफिकेशन आपकी नहीं होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती की, तब तक आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए फिर मैंने कहा एक चीफ ओएस आपके प्रयागराज के हैं, एक चीफ ओएस दानापुर के हैं। प्रयागराज के चीफ ओएस एससी हैं और दानापुर के जनरल हैं, दोनों का म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि चीफ ओएस जो है इंटरमीडिएट ग्रेड है, वहां डायरेक्ट की भर्ती नहीं है, और ये दोनों म्यूचुअल चाहते हैं, और दोनों कर्मचारी ग्रेजुएट हैं, तो सीनियर क्लर्क में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती में दोनों आ सकते, म्यूचुअल ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी शर्तें हैं, लेकिन ये जो कम्युनिटी की शर्तें हैं ये आपको बहुत ही समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन आप दूर कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगा म्यूचुअल समझने के लिए। म्यूचुअल मैंने सीनियरिटी आपको बता ही दिया है। उसके अलावा म्यूचुअल एक्सचेंज में एक और वो है कि यदि म्यूचुअल के लिए आपने एक बार एप्लीकेशन दे दिया, दोनों लोगों ने साइन करवा के और करके कार्यालय में जमा कर दिया है और रजिस्टर्ड हो गया आपका केस,
तो उस कंडीशन में आप म्यूचुअल अपना नहीं बदल सकते हैं, नहीं हटा जो है नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप लोग म्यूचुअल जो एप्लीकेशन है सोच समझ के आप दीजिएगा। दोनों लोग आप सहमत से भी नहीं ले सकते हैं, एप्लीकेशन रिटर्न नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जब भी म्यूचुअल लगाइए तो आप लोग आपस में सोच समझ के, जल्दबाजी मत कीजिए, सब कुछ तैयार रखिए। और जैसे भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई हमारी कम्युनिटी का एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, तभी आप जो है उस पर लगाइए। इस कम्युनिटी मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। उस कंडीशन में आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुरंत म्यूचुअल एक्सचेंज के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आता है, तो उस कंडीशन में आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा जैसे भी है। ठीक है, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।